साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनओसी के लिए। कल मैं लाइव था, परसों भी लाइव था, तो लाइव पे लगातार बच्चे एनओसी के बारे में पूछ रहे थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में है, वो लगातार इसके बारे में पूछ रहे हैं, भैया एनओसी के बारे में बता दूँ, या एनओसी क्या होती है, किसको एनओसी लेना चाहिए और क्या ये लेना जरूरी होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे सबसे पहले उन सभी साथियों को जिनका पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, बाबा बधाइयाँ हो आपको। और एक सभी लोग टाइपिंग इसकी अभियान चला रहे हैं। इधर इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने एक असलियत बताई थी बच्चों की, कैंडिडेट्स की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि कितने बच्चे स्किप करें, कितने बच्चे स्किप नहीं करेंगे। तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया गया मुझे इस वीडियो को लेकर। लेकिन जहाँ तक मैंने वो सच्चाई बताई थी, मैंने वो वाला वीडियो प्राइवेट कर दिया है, लेकिन उसको मैं पब्लिक करूँगा थोड़े दिन के बाद में, जो रिजल्ट आ जाएगा। असलियत क्या है सिर्फ उसे बताने के लिए मैंने किया था, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे जो लगातार कह रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन तब भी हम टाइपिंग डीबी करवाने जाएंगे। एक लड़की ने बोला कि किसी कि उनके पड़ोस में कोई आंटी होंगी, उन्होंने बोल दिया कि तुक्के में निकल गया, तो इसलिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की 1262 की भी डीबी करवाने के लिए जाएगी। तो इस हिसाब से आप देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो करवाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सिर्फ उन बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो, जैसे अभी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चे कांस्टेबल कैसे होंगे जिनका 1262 की डीबी में भी उनका नाम होगा। तो आप ये सोचिए कि जैसे आप अभी कांस्टेबल बने हैं, तो आप 18 से 22 आपकी इसी बीच में एज होगी, या मैक्सिमम देखा जाए तो 25 के आसपास ही होगे। तो आपके पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। 1262 में जूनियर स्टैंड में वही लड़के अप्लाई करते हैं जो 25-26 से ऊपर हो जाते हैं। ये उनके पास में एक लास्ट अपॉर्चुनिटीज रहती है। आप अभी कांस्टेबल में है, आप सिलेक्शन हुआ है, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत आपके पास में अभी एज भी है, तो आपके पास बहुत मौके ही मिलेंगे। इनके पास में मौके इतने नहीं हैं। अगर आप ये टाइपिंग आप डीबी स्किप करते हैं, तो इनका भी अच्छा होगा। आपका सिलेक्शन हो ही गया है, तो आपका तो पहले से अच्छा हो गया। तो क्यों ना उनकी खुशियों के लिए आगे बढ़िए। और सेकंड थिंग क्या है कि मुझे लगता है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट डीबी से पहले आ जाता है, तो एक चांस ये रहेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले कोई भी बच्चे वहाँ पर डीबी करवाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की नौकरी कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी बेटर है। जो डिपार्टमेंट इसमें है, तो उससे बेटर इलाहाबाद हाई कोर्ट की हो जाती है। तो जिन साथियों का इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हो जाए, वो प्लीज़ डीबी करवाने के लिए ना जाएं। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बहुत दूर है, नॉर्थ ईस्ट पड़ा हुआ है या साउथ में पड़े हुए हैं, वो अपनी करवा सकते हैं। भाई, हर किसी को चाहिए अपना घर। तो इसके लिए मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से। 60,000 वैकेंसी जो कांस्टेबल वाली आई है, इन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप प्लीज़ ये डीबी स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में बहुत मौके मिलेंगे। अभी आप 18, 19, 20 साल के ही होंगे। इनके पास में लिमिटेड सोर्सेज थे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, और अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद आगे कभी ये उससे रिकवर ही ना कर पाए। तो इसीलिए टाइपिंग स्किप कर दीजिए प्लीज़। बाकी आपकी मर्जी, आप करना चाहें या ना करना चाहिए। हमारा ये था कि एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ आपको, एक बड़े भाई होने के नाते। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले बात करते हैं एनओसी क्या होती है। एनओसी बारे में बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि भैया एनओसी लेना जरूरी है या नहीं। इसके लिए देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात यह कि एनओसी, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, अगर आप अपने डिपार्टमेंट से अलग कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ये फॉर्म डालने जा रहा हूँ, मैं ये, तो क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ये होता है, ठीक है। अब एक मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। एक मेरा साथी है, 2018 बैच में, उन्होंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया। कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के बाद वो सिलेक्ट हो गए। उसी ड्यूरेशन में शायद 1 या 2 साल के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर था। तो अब क्योंकि वो पहले जॉब सिलेक्शन ले चुके थे, तो उनको लगा था कि अब पढ़ाई लिखाई मेरी छूट चुकी है, शायद मेरा सिलेक्शन कहीं ना हो, तो उन्होंने एक, कहते नहीं, मजे मजे में पेपर डाल दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो पेपर दिए। पेपर आप पता ही है, ईजी आता है। तो उन्होंने पेपर क्वालिफाई हो गया। और जब पेपर क्वालिफाई हो गया, तो टाइपिंग के लिए वो थोड़ा सीरियस हो गए, और सीरियस होने के बाद टाइपिंग उन्होंने तैयारी करते रहे। तो मैंने उनसे पहले ही कहा था, फॉर्म भरने से पहले मैंने, अगर तुम इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म डाल रहे हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेना। आप उनको एक लेटर देकर सूचित कर देना कि भाई मैं ये वाला फॉर्म डालने जा रहा हूँ, फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, तुम प्लीज़
मुझे एनओसी प्रोवाइड करवा दी जाती है। इतना बड़ा कोई इशू नहीं होती है। अगर आप अपने डिपार्टमेंट को दे देते हैं, एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट एनओसी आपको दे देता है कि ठीक है, आप फर्दर आप जो भी प्रोसेस है आप करिए, अपना एग्ज़ाम देते रहिए। और तो उन्होंने सोचा कि शायद टाइम ज़्यादा हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, मेरा रिटन भी नहीं निकलेगा। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनका रिटन निकल गया। रिटन निकलने के बाद टाइपिंग भी निकल गई। टाइपिंग निकलने के बाद में जो रिजल्ट आया तो फाइनल सिलेक्शन भी उनका हो गया। अब जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो बात वहाँ पर जब जहाँ पर उनको डिस्ट्रिक्ट मिला, तो डिस्ट्रिक्ट में जब वो ज्वाइन करने के लिए गए कोर्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने एनओसी मांग दी। अब इनके पास में एनओसी नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब तक भाई एनओसी आप लेकर नहीं आएंगे हम आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे। अब एनओसी नहीं तो ये अपने डिपार्टमेंट में गए, तो वहाँ पर भी मना कर दिया कि भाई एनओसी ठीक है। उन्होंने सोचा कि चलो जैसे तैसे करके आप समझते हैं ना कि उस तरह से हम बनाकर दे देंगे। लेकिन क्या था कि यहाँ पर कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हर कहते नहीं साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, हर एक बाय हुक बाय क्रुक सब कुछ लगा दिया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास में एनओसी नहीं थी। आज भी वो कांस्टेबल में ही हैं, जॉब कर रहे हैं। और इस टाइम पोस्टिंग इनकी हमीरपुर साइड में आ गई है, तो हमीरपुर में है वो। कभी कभी हमारी बात भी होती है तो वो बहुत पछताते चीज़ को लेकर हैं। अभी जब वो महाकुंभ में ड्यूटी लगी थी तो उनका शेड्यूल खराब हो गया, तो कहते थे यार भाई पता नहीं, कहता मैंने एनओसी, तुमने मुझसे कहा भी था कि एनओसी ले लो, लेकिन मैंने एनओसी नहीं ली और मैं वहीं पर ही हूँ। तो उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया। आप समझिए वो नहीं करवा पाए। तो सबसे पहले जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो वो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी जरूर लें। एनओसी का मतलब साफ ये होता है कि आपका डिपार्टमेंट आपको एक परमिशन देगा कि ठीक है हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप कोई भी ये जो पेपर देने जा रहे हैं या आप जो भी फर्दर काम करने जा रहे हैं उससे हमारे डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसा कोई आप कृत्य ना करिएगा जिससे डिपार्टमेंट से आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। ये सारा कुछ उसमें होता है, बाकी कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती, बस एक इन्फॉर्मेशन होती है एनओसी। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अब सेकंड थिंग ये आती है कि जैसे कुछ साथी हमारे सोचते हैं कि भाई अगर हम मान लीजिए एनओसी मैंने नहीं ले पाई, किसी भी कारणवश ऑफिस से अपने नहीं ले पाई डिपार्टमेंट से, और अगर मैं इस जहाँ पर ज्वाइन करने जा रहा हूँ वहाँ इस बात को छुपा लूँ कि मैंने एनओसी वहाँ से नहीं ली या मैं कहीं जॉब ही नहीं करता था, तो क्या हो सकता है क्या? तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक मानव संपदा आईडी बनती है, EHRMS आईडी करके बनती है। वो हर एक डिपार्टमेंट में बनती है, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी हैं सभी की बनती है। तो वो एक यूनिक नंबर आपको आईडी मिल जाएगी। और उसी के साथ में आपको एक, जब आप ज्वाइन करेंगे तो जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि एनपीएस बनते हैं। पहले ओपीएस चलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब न्यू पेंशन स्कीम है चलती है एनपीएस। तो एक आपको एनपीएस नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, एनपीएस नंबर अलॉट करने के बाद में ये आपका परमानेंट रहता है। जब आप कोई डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं शिक्षा विभाग में हूँ और अभी मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट चला जाऊँ, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही अगर मेरा हो जाता है या मेरा लेखपाल में हो जाता है, तो जो मेरा मानव संपदा आईडी है ये मेरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मेरी मानव संपदा आईडी जो कर्मचारी की आईडी होती है ये मेरी बंद कर दी जाएगी, और जिस डिपार्टमेंट में जाऊँगा वहाँ पर मेरी दूसरी आईडी खोली जाएगी। लेकिन जिस ट्रेजरी में जो मेरा एनपीएस बना हुआ है, एनपीएस नंबर बना हुआ है, ये मेरा सेम ही रहेगा। इसका सिर्फ ट्रांसफर होगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी ये चेंज कभी नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए चाहे आप 1800 ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं, 1800 ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं और आपने तैयारी करके आप यूपीएससी क्लियर कर गए, तो आपका एनपीएस नंबर वही रहेगा, जब आप चपरासी थे वही एनपीएस नंबर आपका वहाँ पर अलॉट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मानव संपदा आईडी है आपकी, वो आपकी चेंज हो जाएगी, वो यहाँ से क्लोज करने के बाद दूसरी बन जाएगी। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आपने मान लीजिए आपने छिपा लिया यहाँ पर कि मेरी जॉब नहीं करता था, तो जब आपका एनपीएस खुलेगा, एनपीएस के लिए आपकी डिटेल ली जाएगी, तो जैसे ही वेबसाइट पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आधार कार्ड, सारी चीज़ें, पैन नंबर एंटर किया जाएगा, तुरंत डुप्लीकेट आईडी बन के आ जाएगी कि भैया ये नंबर पहले से अलॉटेड है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आपको ये कह दिया जाएगा कि भैया आपने असलियत छुपाई, आप पहले से ही जॉब कर रहे थे, आप छुपा क्यों रहे हैं, तो यहाँ से आप पकड़े जाएंगे। फिर वो कह देंगे भैया ठीक है, अगर आप पहले से जॉब कर रहे थे एनओसी लेकर आओ, एनओसी नहीं होगी तो आप बाहर हो जाएंगे। एनओसी इसलिए ज़रूरी होती है। अब सेकंड थिंग ये आती है कि बहुत से बच्चों ने पूछा कि भैया सेम ग्रेड पे पर अगर हम जॉब स्किप करते हैं तो क्या
हमारी जॉब जुड़ेगी, घटेगी या क्या होगा, या नहीं शुरू होगी। तो देखो कंडीशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम राज कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी से अगर आप राज कर्मचारी में ही दूसरी जॉब स्विच कर रहे हैं तो आपकी जॉब जुड़ जाएगी। अब इसके पीछे क्या चीज़ें हैं इसको बताना पड़ेगा मुझे आपको। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक राज कर्मचारी, एक परिषदीय है। परिषदीय जैसे मान लीजिए हमारा जो बेसिक के टीचर हैं या बेसिक विभाग में जो आप बीएससी ऑफिस में जो बाबू होते हैं, कनिष्ठ सहायक, बड़ी सहायक, ये सारे के सारे राज कर्मचारी नहीं होते हैं। अगर यूपी ट्रिपल एससी से कोई बीएससी ऑफिस में जाता है तो वह राज कर्मचारी में काउंट होगा, लेकिन ये जो होते हैं ये राज कर्मचारी में नहीं काउंट नहीं किए जाते हैं। मतलब जो हम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है और जो कैशलेस कार्ड मिलता है, बाकी बहुत सुविधाएं मिलती हैं, वो इनको नहीं मिलती हैं। ओके, ये इनका अंतर आ जाता है। तो जितने भी बेसिक प्राइमरी के टीचर होते हैं, जितने भी कनिष्ठ सहायक होते हैं, बड़े सहायक होते हैं, ये राज कर्मचारी में नहीं आते हैं, बेसिक वाले। बाकी एडेड स्कूल आपने देखे होंगे, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडेड विद्यालय होते हैं, तो एडेड स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के पियोन, वहाँ के कुछ भी जो भी हैं, वो भी राज कर्मचारी में काउंट नहीं होते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि कोई पर्सन है हमारा, मान लीजिए उसने ज्वाइन किया परिषदीय में, अब तो वहाँ पर राज कर्मचारी वो नहीं है। अब उसने तैयारी करी, सेम ग्रेड पे तैयारी करी, 200 ग्रेड पे ज्वाइन हुआ। तैयारी करने के बाद में 4-5 साल मान लीजिए उसको नौकरी करते करते हो गया वहाँ पे। अब नौकरी करने के बाद तैयारी करी, 4-5 साल के बाद में उसने यूपी ट्रिपल एससी का 2000 ग्रेड पे का, मतलब सेम ग्रेड पे कोई जॉब क्वालिफाई कर ली। अब जब वो वहाँ से ज्वाइन करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पर उसकी जो सर्विस है वो नई स्टार्ट होगी, क्योंकि ये परिषदीय बाबू था, अब यहाँ पर आएगा 2000 ग्रेड पे वो राज कर्मचारी होगा। तो यहाँ पर उसके जितने भी यहाँ पर इंक्रीमेंट लगे थे, जितने भी उसने अपने ईएल सीएल मेडिकल लिया था, सब जीरो होकर यहाँ से नए तरीके से स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई पर्सन है तो वो कांस्टेबल है, ओके, कांस्टेबल है, 2000 ग्रेड पे की जॉब पे कर रहा है। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए उसने तैयारी करी, 4-5 साल हो गए, मेरे बहुत साथी हैं, जैसे अभी जिसके बारे में बात कर रहा है मैं, 4-5 साल हो गए, अभी उसका 1265 में भी पड़ा हुआ है। तो अब उसने एनओसी ले ली थी बाद में, जब तो डीबी के बाद में अगर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो अब एनओसी उसके पास में है। अब अगर वो यहाँ पर ज्वाइन करता है डीबी करने के बाद में, जब अगर हो जाता है उसका, तो अब वो क्या करेगा कि जितने भी यहाँ पर इंक्रीमेंट उसके लगे थे वो सारे के सारे इंक्रीमेंट यहाँ पर पहले से ही जुड़ जाएंगे, उसकी सैलरी बढ़ के मिलेगी। सारी की सारी जो ईएल जो थी वो सारी ट्रांसफर होकर इधर आ जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि जो पुलिस होते हैं वो भी राज कर्मचारी होते हैं, और जो यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी क्या कह सकते हैं आप, जो विभाग हैं जहाँ पर ज्वाइनिंग होती है वो भी राज कर्मचारियों के अंडर में आती है। तो राज्य से राज कर्मचारी सेम ग्रेड पे अगर आप जाते हैं तो आपकी यहाँ से जो भी चीज़ें थी, ईएल सीएल मेडिकल, वो सारी की सारी जुड़ जाएंगी। इवन आपके जो इंक्रीमेंट है वो भी आपके जुड़ के मिलेंगे। लेकिन अगर आप राज कर्मचारी से परिषदीय में जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाकी ये सारी की सारी बातें हैं। और अगर सेकंड चीज कि अगर आप 2000 ग्रेड पे से 2400 या 2800 ग्रेड पे की जॉब देख रहे हैं, 4600, 4200, 4800 ग्रेड पे की जॉब देख रहे हैं, तब भी आपको एनओसी लेना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वहां पर आपका एनपीएस नंबर सेम रहेगा, एनपीएस नंबर से आप पकड़ जाएंगे। ओके, बाकी जब आप डिफरेंट ग्रेड पे अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपके यहाँ पर जितने भी इंक्रीमेंट थे सब खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद में जितने भी आपने ईएल सीएल मेडिकल जो भी लिया होगा वो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ से नया स्टार्ट होगा जब आप इधर जाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं तब भी वही चीज़ है, आपके जितने भी इंक्रीमेंट हैं, ईएल सीएल मेडिकल जो भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ से एक नए लेवल से आपका नए तरीके से स्टार्ट होगा। तो ये था एनओसी के बारे में, एनपीएस के बारे में सबको बता दिया कि सेम ग्रेड पे अगर आप स्विच करते हैं तो क्या होता है, और अगर डिफरेंट ग्रेड पे पर आप स्विच करते हैं तो क्या होगा। ओके, तो ये जानकारी मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। बहुत से बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे इसके बारे में, तो मुझे लगा कि इसको बाद शेयर करना चाहिए। शायद आपको थोड़ा सा, जो भी हमारे राज कर्मचारी हैं उनको ये सूटेबल रहेगा इनके बारे में जानकारी देना है कि आप चाहे कहीं पे चले जाएं, 1800 से 2000 पे आ जाइए, 2000 से 2400 पे आइए, 2800, डिपार्टमेंट कितने भी चेंज कर लीजिए, अपने 100 डिपार्टमेंट चेंज कर लीजिए, आपका जो एनपीएस नंबर अलॉट हुआ है वो आपको सेम वही मिलेगा जो आपको 1800 ग्रेड पेपर आपको मिला था, वही सेम एनपीएस नंबर रहेगा। तो ये है इन सारी चीज़ों के बारे में। बाकी आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे फिर से इसमें वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर कर सकूँ। हैं 1262 की
फाइनल कट ऑफ के बारे में, ये क्या जानने की उम्मीद है। इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और टेलीग्राम पर भी एक 2-3 चैनल्स का, मैं झूठ नहीं बोलूँ, 2-3 चैनल्स लोगों का मैंने एनालिसिस देखा और देखने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है। और कितनी जाएगी आप एक आइडिया मैं बता दे रहा हूँ, बाकी एक वीडियो मैं आज या कल बना के डाल दूंगा, उसी के आसपास रहेगी। क्योंकि देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की मैंने जब कट ऑफ बताई थी, तो आप मेरा वीडियो में देखो कि एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई जो मैंने बताई, एक नंबर ना इधर गई ना उधर गई है। और साथ में जैसे मैंने जनरल की बताई थी, जनरल की जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था तो मैंने पहले बोल दिया था कि जनरल कट ऑफ 85 से नीचे नहीं जाने वाली है, किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। तो बच्चों ने, बहुत से ऐसे लड़के थे जिन्होंने मुझके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी के सामने आया था 85 का 86 चली गई। ओके, तो मेरी जो कट ऑफ थी वो एग्जैक्ट उतनी ही गई थी जितनी मैंने बताई थी। तो 1262 में भी यही है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ, अभी मैं वीडियो बना दूंगा, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, कि जो जनरल कट ऑफ है, देखो सबसे पहली बात है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जिनके नंबर 55 से 56 हैं, वो आज समझ लिए कि आपका सफ़र यहीं तक था, अब आप आगे नहीं जा सकते हैं। थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन ये मैं कहने वाला हूँ। बाकी जनरल की कट ऑफ जहाँ तक है, मेरा मानना यह है कि 62 के आसपास जाएगी। जिस तरह से कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने देखा है, लड़कों के कमेंट देखे, नंबर देखे हैं, वो साफ समझ लग रहा है। बाकी और भी जो कैटेगरीज हैं ये रात में मैं बता दूंगा आपको। और वही चलो ठीक है, ओबीसी के लगभग 60 के आसपास जाएगी, 60 प्लस माइनस 2 के आसपास रहेगी। तो बाकी आपका जो ओबीसी के बाद में एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का मैं एक शाम को वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बाकी ये मेरा आइडिया है, इतने ही आसपास रहेगी। जो भी सोच रहे हैं कि 57 नंबर वाले बच्चे ओबीसी के जनरल के बहुत ही मतलब सोच रहे हो कि मेरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप समझो बॉर्डर पे हो। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं पर डे रात के 9 बजे लाइव आता हूँ, तब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों के बारे में। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी, क्रैकेट विद धर्म के नाम से मेरी इंस्टा आईडी भी है, वहाँ पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, वहाँ पर भी आपसे मैसेज जब भी कर दिए, मैं कोशिश करता हूँ